हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग अपने एफएसटी का कंप्लीट बेटा क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा आपको मालूम है कि हम लोगों का जो फुल लेंथ टेस्ट है, इसको बहुत अच्छे से आपको देना है और बढ़िया से इसमें हो सकता है कि आपने स्कोर किया हो। और अब हम लोग का पेपर एरर लेस जा रहा है बच्चों। आपने देखा होगा कि कोई भी एरर नहीं आ रही है और आंसर भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी बेटा एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं पर भी आप लोगों को जो भी पेपर वगैरह है या जिसका भी आपको बेटा पीडीएफ पीडीएफ लेना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, पीडीएफ को सबको हम लोगों ने शिफ्ट करके अपने ऐप पर दे दिया है बेटा। तो न्यू लाइट ऐप पर मिलेगा। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन। तो आज के एफएसटी का पहला क्वेश्चन है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर। बेटा अगर रेडियस में एरर आपको मालूम है, आप जैसा जानते हैं सारे बच्चे, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये 3% गिवन है। अब अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज जो निकालते हैं परसेंटेज, तो हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100, वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज आ जाएगा रेडियस के परसेंटेज चेंज का 3 टाइम्स आ जाएगा। बच्चों आपको सिर्फ ये करना है 3 × 3। और आपको शायद ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगा होगा और आप पहले से इस तरह के क्वेश्चन के लिए आराम से जल्दी से एरर मेथड से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग L बराबर E अपॉन DI/dt, डब ईएमएफ क्या होता है W/Q से निकालते हैं। और I के लिए A रहेगा और T के लिए बेटा T एंड टाइम। और बेटा आपको मालूम है W के लिए W और Q यहां पे आ जाएगा। तो Q के लिए आ जाएगा AT, यानी AT है ना, IT। और AT नीचे है, इससे T कैंसिल हो जाएगा। तो ML2T-2 और A2 जो है ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। और आपको मालूम है बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। हमारे पास पूरी जर्नी जो हमारी है, अगर ये जर्नी की लेंथ d है, तो प्यारे बच्चों आधी हाफ d/2 कवर करते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस का फॉर्मूला है v1 स्पीड से करते हैं और नेक्स्ट d/2 v2 स्पीड से करते हैं। सबको मालूम है हाफ डिस्टेंस वाला अगर ये आ जाता है क्वेश्चन, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस है हमारी d, और नीचे टोटल जो हमारे पास एवरेज स्पीड निकाल लें, टोटल टाइम टेकन वो यहां बदल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा d/2/v1 और यहां पर इतने में टाइम आ जाएगा d/2/v2। और सारा सारा बच्चा हमारा चिर परिचित फॉर्मूला है, इसको आराम से सॉल्व करके 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 से सॉल्व कर लिया होगा। हम लोग d और d कैंसिल कर देंगे, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। करेक्ट ऑप्शन हमारे थर्ड क्वेश्चन का आ जाएगा बेटा थर्ड वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम गिवन है। x एंड y आपको दिया गया है। अगर हम लोग dx/dt करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 - 6t आ जाएगा, राइट। और बेटा आप एक काम करेंगे, इसको ये क्या है, ये एक्चुअली है vx, और dvx/dt कर देंगे एक बार और डिफरेंशिएट तो -6 आ जाएगा। मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, एंड अगर एक बार स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा। कुल मिलाकर -6i कैप, ठीक, एक्स के अलोंग आया। अब कहते हैं बेटा हम लोग कि अगर बात करते हैं कि अच्छा टी के इंडिपेंडेंट है,
तो चाहे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछे, 3 सेकेंड पे पूछे, एक्सेलरेशन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ, ये हमारा एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है और ये t से इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से y कितना गिवन है, 10 ऑफ t, आप इसको dy बाई dt अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और बेटा इसको d2y बाई dt स्क्वायर ले लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि y कंपोनेंट हमारा एक्सेलरेशन का 0 है। तो नेट हमारे पास कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो नेट एक्सेलरेशन बचेगा माइनस का 6i, और माइनस का मतलब हो गया, i का मतलब डायरेक्शन, और -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आसान सा सवाल है। स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है वो v cos थीटा। बच्चों आपको मालूम है आपकी जो स्पीड vx होती है टॉप पर, v cos थीटा, और ये वाली जो स्पीड है ये हाफ ऑफ द ओरिजिनल यानी v बाई 2, तो ये आ जाएगा v cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा में कितने एंगल की वैल्यू आती है, 1/2, 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आएगा तभी हमारे पास यहां पर इस केस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की 60 डिग्री। बेटा एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील आपके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 240 मीटर रेवोल्यूशन पर मिनट। आप इस रेवोल्यूशन पर मिनट को 240 डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिएगा तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा। बेटा यहां पर हम बात करेंगे ओमेगा निकालना है तो 2 पाई n आएगा, 2 पाई इंटू 240 डिवाइडेड बाई 60, 4 2 जा 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सेकेंड। बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। 20 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है बॉडी पर, एक्सेलरेशन कितना दिया है, मास ऑफ द बॉडी निकालना है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, F अपॉन सीधे सीधे आप एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 20 न्यूटन बाई 4 यानी 5 किलोग्राम, हमारा आंसर आ जाएगा 7th का थर्ड वाला ऑप्शन। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑब्लिक ऑब्लिक जो है हम लोग देखते हैं ना मोमेंटम जब चेंज होता है तो ऑब्लिक केस जो होता है इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्ट बच्चों को याद है 2mv और कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है तो 2mv cos ऑफ थीटा का मतलब है हमारे पास ये कितना दिया है 30 डिग्री, और आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड, चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो F इंटू डेल्टा टी, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होगा वो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। तो आप सभी प्यारे बच्चों को सिर्फ एक काम कर लेना है और वो काम हमारा आ जाएगा सीधे सीधे चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आपको केवल और केवल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है ना, और वैल्यू पुट करके सीधे देखिए क्या आंसर आ रहा है, देख लीजिएगा 2 टाइम्स mv, हमें लगता है mv का टर्म सही 30 डिग्री पुट कर दें काम बन जाएगा, 2mv cos ऑफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या हमारा आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3mv, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। 9 क्वेश्चन में हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, बॉडी में कांस्टेंट मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में, और वो बोलते हैं कि फोर्स गिवन है हमारा वेक्टर फॉर्म में और वर्क डन निकालना है इन मूविंग अ बॉडी थ्रू द डिस्टेंस 10i, मतलब उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो हम F डॉट डी कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो आप इसका डॉट आई 10i के साथ निकालेंगे यानी कि 2i प्लस 10j माइनस का 5k, और इसका डॉट करेंगे तो 10i के साथ, तो हमारे पास 20 जूल केवल आएगा, मतलब आई डॉट जे 0 और आई डॉट के 0, तो केवल आई डॉट आई बचेगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा बेटा
थर्ड वाला, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ, देखो पावर गिवन है 2 किलोवाट। अच्छा सवाल है, इसमें एक गलती कर सकते हैं आप लोग, 2000 वॉट कर देंगे, 2000 जूल पर सेकेंड कर देंगे। एंड इन 1 मिनट हाइट कितना चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पावर से वर्क क्या हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर इक्वल टू mgh, ग्रेविटेशनल हाइट, और अपॉन टाइम। तो मास कितना, मास का मतलब मास ही तो निकालना है, तो यहां से m आ जाएगा p इंटू टी अपॉन जी इंटू एच। पावर कितनी है भाई, 2000, टाइम कितना है 60, मिनट को सेकंड बना लिया, जी 10 है, और हाइट कितनी है 20 मीटर। बच्चों क्या करना है, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कुल मिलाकर 600, और ये वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी किलोग्राम। आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अगर हम लोग या ऐसे कर देते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अगर ये किलोग्राम में है तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा। इसको हम लोग एक काम कर लें कि अगर लीटर में निकालना है, अगर जैसे मान लीजिए डेंसिटी को हम लोग सीजीएस में रखते हैं, जैसे वाटर की डेंसिटी सीजीएस में 1 होती है, तो जितना हमारा एमएल रहेगा उतना ही हमारा वॉल्यूम एमएल में और मास ग्राम में रहेगा। ग्राम एमएल और किलोग्राम अगर मास है तो वो लीटर आ जाता है। इसका मतलब अगर किलोग्राम दिया है तो डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 600, क्योंकि 1000 का हमारे पास ना यहाँ पर डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन एसआई सिस्टम। तो बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होंगे लीटर को लेके, तो मतलब किलोग्राम को लीटर और एमएल को ले लेंगे अगर हम लोग ना, तो फिर वो ग्राम आ जाएगा। मतलब एमएल में वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम एमएल में है, तो फिर वो मास हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम। ऐसे समझिए, ग्राम एमएल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट 1, इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। तो क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आ जाएगा कि इस 10th वाले में, 11 वाले में, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होने की वजह से ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये तो ट्रू है, परफेक्ट इलास्टिक के लिए 1 होता है, ई बराबर, तो ये करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, तो राइट ऑप्शन 11 का सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ द प्लेन ऑफ द रिंग and circular disk of the same radius and mass about the tangential axis in the plane of the ring। एक्चुअली ये होता है रिंग के केस में, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो इसके अबाउट आ जाता है mr²। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं रिंग को ऐसा बनाएं हम लोग, अगर मान लीजिए इस तरह से देखते हैं और डायामीट्रिकली बात करते हैं, अगर डायामीट्रिकली, तो इसके अबाउट हमारा आ जाएगा mr²/2 डायामीटर। और टेंजेंट जो बनी है उसी प्लेन पर ये बनी है, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, ये रेडियस आ गई। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब लगेगी तो इस और इसके, मतलब आपको अगर ए बी के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब I1 आ जाएगा रिंग के लिए, और रिंग के लिए आ जाएगा mr²/2 प्लस mr²। मतलब ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, किसके लिए, रिंग के लिए। समझ रहे हैं बात को। ज्यादातर बच्चे क्या कर लिए हैं, mr² कर लिए हैं, प्लस फिर बाद में इसको कर दिया तो mr² प्लस mr² कर लिया, गलत हो जाए। प्लेन की बात कर रहा है, प्लेन पे बात कर रहा है, प्लेन के टेंजेंशियल एक्सिस, किसके, प्लेन के। तो अब हम बात यहां पर कर रहे हैं कि यहां पर अगर डिस्क हो जाए तो डिस्क के केस में ये रिंग है, और अगर डिस्क के केस में लेंगे तो डिस्क के केस में आपके पास
हो जाएगा mr²/4, mr²/4 प्लस mr²। मतलब अगर आप डिस्क लेते हैं ना बच्चों, तो डिस्क के केस में ये वाला अगर केस रहेगा, मान लीजिएगा सर्कुलर डिस्क है, और अगर आप इस तरह से लेते हैं और बेटा यहां पर आ जाता है, सपोज करिए डिस्क का केस हो रहा है, तो डिस्क के केस में जैसे ये वाला अगर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा mr²/2। mr² होता है रिंग में, डिस्क में mr²/2। लेकिन अगर डायामीटर वाला लेंगे तो डायामीटर वाला mr²/4, और इसके जस्ट पैरेलल एक्सिस की वजह से यहां पर जो टेंजेंट बना है, तो इसके केस में इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास ये, और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी ये। अब आप देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/2 mr²। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/2 mr²। बच्चों क्लियर है बात? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं, देख लीजिए अच्छे से। हम सबको पता है I = mk²। k = हो जाएगा I/m और √। तो हम केवल एक काम कर लें, k1/k2 कर लें, मतलब k रिंग/k डिस्क कर लें, तो केवल मास कट जाएगा, रिंग का इसका मास तो बराबर है, आ जाएगा आई रिंग और आई डिस्क। आप बता दीजिए रिंग के लिए क्या ले लेंगे। रिंग के लिए आई आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 3/2 mr²। बताइए डिस्क के लिए क्या आ जाएगा 5/2 mr², 5/4 सॉरी, 5/4। ये 5, ये कितना है 4, और ये कितना है 4 है। 4 1 जा 4 1 5, तो ये आ जाएगा 4। तो आप 4 यहां 2 यहां, तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा √6/5। इसका मतलब आपका जो कोई ऑप्शन आ रहा है 6/5 अंडर रूट के अंदर, वो आ रहा है फर्स्ट वाला। यहां पर अच्छे से देख लीजिएगा, ये डिस्क की बात कर रहे हैं। अगर हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो डिस्क के केस में हमारे पास इसका हो जाएगा mr²/2, और यहां पर इस केस में mr²/4, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो mr²/4 प्लस mr²। तो बच्चों कुल मिलाकर हमारा करेक्ट आंसर है 12 वाले क्वेश्चन का। अच्छा सवाल है, और इसका राइट आंसर हमको दिया गया है, वो है बेटा 12 वाले का फर्स्ट वाला आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए जरा अच्छा सवाल है। इमेजिन न्यू प्लैनेट, और नए प्लैनेट पर सेम डेंसिटी का केस है, मतलब प्लैनेटरी मोशन में अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, तो प्लैनेटरी मोशन में हमारे पास ये g की वैल्यू जो होती है वो इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी आपको लर्न होगा। फॉर्मूला लर्न है 4/3 पाई, और रो इंटू जी आर, 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां पर बात करते हैं 2 टाइम्स बिगर देन साइज ऑफ अर्थ, यानी जी जो हमारा है डेंसिटी सेम है, रेडियस के डायरेक्टली क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर 2 टाइम्स है तो हमारे पास नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नए प्लेनेट पे क्या आ जाएगी, जी जो है आर डबल होने से 2 टाइम्स ऑफ जी आ जाएगी। यानी कि आर डबल हो रही है, डबल है, डबल साइज में जा रही है, तो डबल हमारी हो जाएगी। तो कोई ऑप्शन आ रहा है, पहला वाला करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। तो राइट आंसर हमारा 13 नंबर का आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। पीस ऑफ कॉपर हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर, एंड फोर्स इज गिवन 4 इंटू 10⁴ न्यूटन। यंग्स मॉडुलस गिवन है। आपसे कह रहा है कि फाइंड करिएगा F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। आपको फाइंड करना है स्ट्रेन की वैल्यू, और जो कि बेटा आ जाएगा F अपॉन ए इंटू वाई। बेटा ट्रांसफर कर लेंगे, F की वैल्यू 4 × 10⁴ आएगा, नीचे ए है 0.2, और बच्चों यहां पर आएगा y 10⁻11। देखिएगा आपका ऊपर 20 हो जाएगा,
40 हो जाएगा तो 20 बचेगा, तो ऊपर 20 आएगा, 10 की पावर माइनस का 7 है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है। कोई ऑप्शन आ रहा है इसका? यस, इसकी कोई यूनिट तो है नहीं, है ना, तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट आ गया। तो 14 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। 15 नंबर पे 2T अपॉन आर होता है, वाटर ड्रॉप का होती है। वाटर ड्रॉप में एक्सिस प्रेशर जो होता है वो हमेशा आपका 2T बाई आर होता है। अगर हम बात करते हैं सोप के लिए तो वो 4T बाई आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट दिया गया है और हमसे अगर कोई एरोप्लेन दिया जाता है ना, और ये उड़ता है, अगर जब ये उड़ेगा तो इस पे लगेगा थ्रस्ट, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो उस पर जो थ्रस्ट लगेगा, आपको मालूम है जो प्रेशर होता है नीचे और ऊपर में डिफरेंस होता है, दैट विल बी गिवन बाय थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी आपको निकालना क्या है, आपको कितना लोडेड है, इसका वेट कितना, मास कितना दिया गया है, 3.3 टन की पावर 5। इसका मतलब इसकी जगह पे mg रख दीजिएगा और ये a पुट कर दीजिएगा। m की वैल्यू है 3.3, 10 की पावर हो जाएगा 5, g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बेटा आप अगर इस क्वेश्चन को अगर बर्नौली से लगाने का प्रयास करते हैं तो बर्नौली में आपके पास यहाँ पर एक तो एयर वगैरह की डेंसिटी वगैरह तो दी नहीं है, तो हालांकि हम उसको ले लेंगे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं वेलोसिटी। इस तरीके का हम लोग को दिया तो गया है, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ये करेक्ट है ना। मतलब आप इस तरह से ना एयरक्राफ्ट वाले में बर्नौली थ्योरम जब लगाते हैं तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ज्यादातर हमें इफ द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट दी गई है ना, एयरक्राफ्ट की स्पीड दी गई है, हाँ हमें एयरक्राफ्ट की स्पीड, एयर की स्पीड नहीं दी है, तो एक्चुअली फ्लूइड जो होता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला नहीं है। मतलब आप यहाँ पे फ्लूइड के कॉन्सेप्ट पे मत जाइएगा, डायरेक्ट इसको लगाने का प्रयास करिएगा। एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाता है, हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आता है 3.3 और 10 यानी कि 333 आ जाएगा, और 33 में आपके पास आ जाएगा 3300 डिवाइडेड बाई 500। तो बेटा 6.6 के अराउंड आंसर हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा पहला वाला जो आंसर है वो सही आंसर है अप्रोक्सीमेटली। तो ये ज़्यादा अच्छा है जब हमारा एयरक्राफ्ट जो होता है वो हमारा जब समय अपलिफ्ट करता है और नीचे विंड की स्पीड दी जाए और ऊपर विंड की स्पीड दी जाए, या हाउस रूफ वाला जो सवाल था वो अगर दिया जाता, तो ऐसे केस में आप लोगों को बर्नौली लगाते। बर्नौली इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एयर विंड की स्पीड वगैरह नहीं दी गई, सो डू नॉट अप्लाई। कुछ बच्चे ये करेंगे, है ना, तो चलिए आ जाते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारी है वो हमें गिवन है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हाफ 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई ईटा। ईटा निकालना है, 2/9 आर स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए, ये आ जाएगा 2 mm 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। अच्छा, रो माइनस सिग्मा, मेटल है रो और सिग्मा है हमारा फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है बाहर, वो है हमारा ऑयल, और मेटल क्या है कॉपर। कॉपर की डेंसिटी कितनी है 7.5, 7.5 में से 1.5 माइनस करेंगे, 7.5 1.5 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा, और जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई करेंगे ईटा, और वी इधर आएगा और ईटा इधर जाएगा, तो वी दिया गया है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी मीटर में हमने इसको बदल दिया। तो फाइनली इसका आंसर जो आएगा लगभग हमारा 1.6 के 06 के आसपास आंसर आ रहा है। तो करेक्ट बेटा आंसर हमारा आ रहा है 1.06 किलोग्राम किलोग्राम इनवर्स एंड किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट और वैल्यू होती है। बच्चों अच्छा सवाल है और कोई खास ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू कह रहा है, नॉट ट्रू में बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये रिलेशन ट्रू है। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स, ये फॉल्स है, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में यानी फॉल्स स्टेटमेंट पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग टू रॉड, और बच्चों ये पैरेलल, जब कभी टेम्परेचर ऐसे लिखा होता है ना, तो समझ लीजिए हीट आपकी इधर से आती है और यहां जाके इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। अगर कभी ऐसा केस होता तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बराबर एरिया के होते हैं, इक्वल एरिया है, इन्होंने बोला है देयर कंडक्टिविटी आर दिस गिवन एंड टू रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट आइडेंटिकल, मतलब एरिया इक्वल है नहीं है, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट एरिया नहीं दिया गया है। तो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का K1 A1 प्लस K2 A2 और डिवाइडेड बाई होता है A1 प्लस A2। हमारे पास A1 इक्वल टू A2 पुट कर दीजिएगा, तो जब हम इसको लगाएंगे यहाँ पर तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। राइट ऑप्शन इज सेकेंड। तो बच्चों 19 का आंसर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होती है, कोई लीनियर इनियर दिया नहीं है, आराम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। 20 का आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। 21 है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, और जब बात करते हैं हम एसएचएम की तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में जब 21 तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्लीट वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। 21 में कंप्लीट वाइब्रेशन जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है स्पीड वेरिएशन का, हम मीन पोजीशन से एक्स इधर जाते हैं या एक्स इधर जाते हैं, वो स्पीड है। बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी तो वो हो जाएगी डायरेक्टली 0। इस इक्वेशन को देखकर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है। अगर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए सीधे सीधे हम ओमेगा बाई के लगा दें, और ये वाली वैल्यू ओमेगा और ये 1 अपॉन के आ जाएगा, यानी 200 ओमेगा है और 1 अपॉन 20 क्या है, के है। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 20, सॉल्व करने पे 4 और 1000 और मीटर और पर सेकेंड। करेक्ट आंसर आ गया सेकेंड वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। 23 नंबर तक हम लोग आएंगे। टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एंड अदर एंड एट अदर एंड क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर, यानी क्लोज्ड पाइप है। क्लोज्ड पाइप में नियरेस्ट का मतलब होता है कि अगर सपोज करिएगा, सारे बच्चे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्लोज्ड पाइप में हमें मिलता है V/4L, 3V/4L, 5V/4L, इस तरह से मिलता है। सपोज करिए कि अगर नियरेस्ट की बात करें, मान लीजिए ये और ये है, तो कितना आंसर आ जाएगा, डिफरेंस मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो ऑलवेज V/4L, 2V/4L आया तो ऑलवेज V/2L। भाई 3V में से V जाएगा तो 2V बचेगा और अपॉन 4L है तो कैंसिल हो जाए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर बचेगा V/2L। मेरा फंडा ये है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो वो डिफरेंस हमारा V/2L बचेगा और वो आ जाएगा 260 माइनस 240, इसका मतलब ये आ जाएगा 20। बच्चों ये क्या है, ये है हमारा V/2L। अगर हम इसकी जगह पे V/4L लाना चाहेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। यही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप की ये वाली फंडामेंटल है, ये वाली फर्स्ट ओवरटोन है, ये वाली सेकंड ओवरटोन है। अगर हार्मोनिक की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। तो V/4L ही तो निकालना है, फंडामेंटली तो निकालना है। तो सबसे आसान तरीका मेथड है कि दोनों की डिफरेंस निकाल दो
और वो आ गया 20, और 20 को हम डिवाइड कर दें कितने से, 2 से, तो 10 आ जाएगा। आंसर हमारा 10 आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है 10। ठीक है बच्चों, आगे का पोर्शन पंकज सर करते हैं। तो बच्चों आज का जो एफएसटी का ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए हॉलो conducting sphere given positive charge 20 picocoulomb, what will be electrical field center of sphere? अरे भैया बताओ जल्दी से आंसर कौन होगा? अरे भैया ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, हमें चार्ज वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर नंबर 4 हो गया बच्चों, आंसर नंबर 4। 25 कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ चार्ज क्यू पोटेंशियल भी डिपेंड्स। जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है बोलो बेटा? C बराबर होता है Q अपॉन V, लेकिन C जो होता है किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए देखो एक क्वेश्चन और बनता है, कैपेसिटी चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है ना, और भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। कैपेसिटर चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता है और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री का मतलब शेप हो गया, साइज हो गया, स्ट्रक्चर वगैरह पे डिपेंड करता है। नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, गोल अगर गोला है तो गोले की कैपेसिटी कुछ और होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ और होगी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है कैपेसिटी कुछ और होगी, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट है 26 में, इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। सही है बेटा, अगर इमेज फॉर्मेशन होना है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना पड़ेगा, है ना, तभी क्लियर इमेज बनेगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, परपेंडिकुलर मैनर में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और एकदम यहां पे क्लियर इमेज बनता है। तो स्टेटमेंट तो ट्रू करेक्ट हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद क्या बोला गया, रफ सरफेस शो रेगुलर रिफ्लेक्शन ना। जो रफ सरफेस होता है बच्चों उसमें लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, जो रफ सरफेस होता है लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, तो जो इमेज जो आता है वो ब्लर्ड आता है, वो क्लियर इमेज नहीं आता है, इसमें क्लियर इमेज नहीं आता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर पहला आ गया फर्स्ट करेक्ट और स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The spectral series which correspond to electronic transition from N2 4 5 6 to N3, N3 पे जाना है तो कौन सी सीरीज बनेगी? देखो इसमें हम लोगों को मालूम है सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होता है, लाइन से लिख लो, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। नंबर 1 2 3 4 5, अगर तीसरे लेवल पे आ रहा है तो पाशन मिलेगी, ये सब लेवल ही लिखे हुए हैं। अगर ऊपर से पहले में आ रहा है ट्रांजिशन लाइमन, ऊपर से दूसरे में आ रहा है तो बामर, ऊपर से तीसरे में आ रहा है पाशन, ऊपर से चौथे में आ रहा है ब्रैकेट, ऊपर से पांचवें में आ रहा है फुंड, तो ये पाशन हो जाएगी सीरीज। फोर्थ आंसर आ जाएगा क्योंकि 3 में आ रहा है सारे ट्रांजिशन। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑसिलेशन मैग्नेट इनसाइड फील्ड, ये तो फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन MB। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, सीधा फार्मूला। इसके बाद आ जाओ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू AC मेंस इतने वोल्ट, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज हो गया टू ऑपरेट 10,000 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज और 80 वॉट। द करंट इन सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग पावर लॉस ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% है, तो एफिशिएंसी 100% में लगा दो। सेकेंडरी में PS इज इक्वल टू VS IS, यानी कि इसी को आउटपुट बोलते हैं। तो PS हो गया 80, VS हो गया 10,000, IS हो गया निकालना, 1 0 कर दो कैंसिल, ये 10 टू 3 इधर आएगा तो 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 8 मिली एम्पियर हो जाएगा। आंसर 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, चलो अगले पे चलते हैं। A uniform wire of diameter D carries current 100 milliampere when mean drift velocity electron V. For wire diameter D/3 of same material पे ध्यान देना है, to carry current of इतने एम्पियर
द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू होता है Na VDE, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर VDE। अब देखो सेम मटेरियल का मतलब n कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं R स्क्वायर VD। बस अब देखो दो चीजें हैं, वायर AB के लिए वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले वायर की करंट कितनी है 100 मिली एम्पियर इज इक्वल टू रेडियस यहां पर कितना है, देखो कह रहा है फॉर ए वायर डायमीटर d/3 ऑफ द सेम मटेरियल टू कैरी, यानी कि डायमीटर ऊपर d है तो नीचे d/3, तो रेडियस से वही डायमीटर हो जाएगा, वेलोसिटी v हो गई। और दूसरे के लिए 300 मिली एम्पियर, डायमीटर d/3 है तो d²/9 हो जाएगा। अरे रेडियस और डायमीटर वही है, r की जगह d/2 करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में r की जगह जब d/2 करेंगे तो डिवाइड करने पर r प्रोपोर्शनल टू d होता है, तो मैं ऐसे लिख दो। वैसे r इज इक्वल टू d/2 होता है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो बाई 2 वाला जो d/2 ये जो होता है ना बाई 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें डिवाइड करना है। और ये v डैश निकालना है, ये कैंसिल हो गया, मिली एम्पियर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आया 1/3, 9 ऊपर चला गया अपॉन v डैश, तो v डैश आ गया 27v। यहां पर समझ गए होगे ना, डिवाइड करने में बाई 4 और यहां पर बाई 4 वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन सर्किट शोन बिलो इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L, VL इज इक्वल टू I0 ओमेगा L cos ओमेगा t, करंट फ्लोइंग इन सर्किट। देखो बच्चों यहां पर ये इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री करंट से लीड करता है, जो वोल्टेज होता है वो आगे चलता है 90 डिग्री बाय द करंट, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, वोल्टेज आगे होता है करंट पीछे होती है। तो अब वोल्टेज यहां पर I0 ओमेगा cos ओमेगा टी है, तो करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी को लिख दो, करंट पीछे हो जाएगी तो ओमेगा टी माइनस 90, और इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 cos 90 माइनस ओमेगा टी माइनस 90 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। बस यही आंसर आ जाएगा। पहला देखो आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया बेटा। नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड AB made from same magnetic material of relative permeability mu r and equal area of cross section, length of a thrice of B and number of turns per unit length in A is 1/3 of B, रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों क्या होता है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक बार फार्मूला हमने बताया था मुन्ना करके, तो m की जगह L कर दो, लुन्ना डबल n स्क्वायर है भाई, L एक L का मल्टीप्लाई कर दो, L का डिवाइड कर दो, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n स्क्वायर AL लिख देंगे। ये हो गया बच्चों। अब यहां पर L प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, बस LA/LB में वैल्यू रख करके डिवाइड करके आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कितना मिलेगा, पहले सोलेनॉइड A, और अच्छा LA/LB निकालना है, तो इसमें लिखो LA अपॉन LB, NA अपॉन NB का होल स्क्वायर, LA अपॉन LB, ये आ जाएगा। NA कितना आएगा, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ A 1/3 है, B का 1/3 है, यानी कि NA बराबर 1/3 कर देंगे B, तो 1/3 हो गया। और लेंथ देखो, लेंथ कितना गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही हो गया, तो कांस्टेंट हो गया था, लेंथ A की ट्रिपल है तो ये 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 3, 1/3 आ जाएगा, यानी कि फोर्थ आंसर मैच हो रहा है बच्चों, फोर्थ आंसर इज द
राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चले आगे। when input of AND gate is applied not then combination, तो मालूम है ना बच्चों, AND प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, NAND। सीधा सीधा सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, AND प्लस नॉट NAND। नेक्स्ट, फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी ऑब्जर्व सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, ट्रू, बिल्कुल सही है बेटा। इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव, ये भी सही है भाई। इंटरफेरेंस जो होता है पैटर्न, दो वेव जब सुपरइम्पोज होती है तभी तो मिलता है, तो ये भी सही है, और कोहेरेंट भी होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं। कौन सा आएगा, बोथ करेक्ट, थर्ड आएगा बच्चों, बोथ करेक्ट है, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, if phi is work function of photosensitive material K maximum kinetic energy then incident energy material, incident energy क्या होती है, काइनेटिक प्लस वर्क फंक्शन, K प्लस phi हो गया, डायरेक्ट आंसर 35 का फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी का सबसे कम किसकी है? देखो इसमें ईएम वेव का स्पेक्ट्रम याद रखने का तरीका होता है क्या, RM इलो XG, याद करने का तरीका होता है RM इलो XG। तो इधर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वेवलेंथ लगातार क्या होती चली जाती है, डिक्रीज, वेवलेंथ कम होगी। अगर हम इधर से RM इलो XG, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो इधर आने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब देख लो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो की हमें सबसे ज्यादा दिख रही है, रेडियो है नहीं, एक्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी, अल्ट्रावायलेट की कम होगी, गामा की भी कम होगी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उल्टा हो गया बेटा, है ना, उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इधर से देखो, हमें यहां पे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वेवलेंथ इधर बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी किधर हो जाएगी, इधर से कम हो जाएगी, तो माइक्रो ही का नंबर आएगा बेटा, आएगा माइक्रो का नंबर, तो माइक्रो आंसर आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इधर जाने पर एक बार इसको और समझ लो बच्चों, देखो इसको याद करने का तरीका होता है RM इलू XG, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, अल्ट्रा, XG जी, फिर इधर वेवलेंथ कम होगी, तो इधर वेवलेंथ कम होगी, तो इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम या फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इधर से इधर आने पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो माइक्रो वाला स्मॉलेस्ट हो गया, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, when an unpolarized light pass through polarizer then intensity becomes half, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। when polarized light pass through polarizer then intensity varies, I नॉट का स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, ये भी सही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, दोनों ही सही हो गए। अनपोलराइज्ड लाइट जब भी पोलराइजर से निकलती है तो जो उसके पैरेलल कंपोनेंट होते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के, वही पास हो पाते हैं, जब वही पास हो पाएंगे तो इंटेंसिटी वहां पर हाफ हो जाती है, और अगर पोलराइज्ड लाइट पास की जाती है तो आई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो दोनों यहां सही है। कौन सा ऑप्शन हो गया, बोथ करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया बच्चों, थर्ड। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, गामा ईएम वेव होता है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी नहीं, सब करेक्ट है। गामा रेज ईएम वेव होती है, बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा। चलो इसमें आ जाओ, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग सर्किट, इस सर्किट में करंट निकालनी है, तो करंट इज इक्वल टू होता है नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज 20 हो गया, नेट रेजिस्टेंस सीरीज में 5 हो गया, 4 एम्पियर करंट आ गई, 4 एम्पियर करंट आ जाएगी, तो 4 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, पहला ऑप्शन आ जाएगा 39। इसके बाद आ जाओ 40 में करा विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रेजेंट फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में भाई देखो क्या होता है,
इधर वाला P है, ये N है। तो इधर वाला फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए, उधर की तरफ क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो इसमें लोअर है, ये हायर है, नहीं होगा। इसमें -6 + 3, ये लोअर है, ये हायर है, नहीं होगा। इधर 3 वोल्ट, ये भी लोअर है, ये हायर है, ये भी नहीं होगा। 0 और -5, तो -5 से 0 ज्यादा है, यानी कि ये हायर है और ये लोअर है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बेटा। फोर्थ आंसर। जीनर डायोड कैन बी यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है। इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अब तक ये रट ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इक्विवेलेंट टू, तो इसमें ये सर्किट जो है किसके इक्विवेलेंट है, ये हमें बताना है बेटा, ठीक है। तो ये वाला सर्किट कौन सा है, नैंड है। ये वाला क्या है, नॉट है। ये भी क्या है, नॉट है। अब यहां से नॉट नॉट हट जाएगा तो नैंड बचेगा। नैंड का मतलब इसका आंसर सेकंड आ गया, सीधे सीधे पहला वाला सर्किट बचेगा, दूसरे वाले दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया। इसके बाद द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल करेस्पॉन्ड टू लॉजिकल गेट, ये ट्रुथ टेबल में लॉजिकल गेट कौन सा है। देखो, जब इसमें 2 इनपुट प्रेजेंट है तभी हमें इनपुट मिल रहा है, तो ये एंड हो गया। यहां पर अगर एक भी इनपुट एब्सेंट है तो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, दोनों इनपुट प्रेजेंट होते हैं तो आउटपुट हमें मिलता है, इसका मतलब ये एंड गेट हो गया। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो जानते ही हो वायलेट कैसे, तुम लोग को मालूम है विबग्योर होता है, विबग्योर। तो इधर वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इधर कम है, आगे बढ़ने पर ज्यादा होगी। तो सबसे कम वायलेट की हो गई, रेड की सबसे ज्यादा हो गई, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10-fold एंगुलर मैग्निफिकेशन, लेंथ 55 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव। देखो 10-fold एंगुलर मैग्निफिकेशन है और लेंथ 55 है, तो लेंथ क्या होता है, FO + FE, 55 हो जाएगा। 10-fold का मतलब मैग्नीफाइंग पावर हो गया, FO/FE 10, तो FO = आ गया बच्चों 10FE। यहां पर वैल्यू रखो, FO की जगह 10FE + FE 55, तो 11FE 55, तो FE हो गया 5। अब हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी कि FO निकालनी है, तो अब यहां पर आ जाओ, कितना आ गया आंसर, FO FE की जगह 5 55, तो FO = 55 - 5 50, आंसर आ गया 50 का मतलब आंसर नंबर सेकंड। तो बच्चों ये डिस्कशन आप लोग का हो गया, बताइए आप लोग को आजकल का डिस्कशन कैसा लग रहा है, टाइप करके जरूर बताइए। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।